न- नमस्कार। कक्षा 8 के लिए ये हिंदी साहित्य का वीडियो है। कक्षा 8 में अब जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम कलिंग विजय यानी अशोक जो सम्राट है उसके बारे में बताया जाएगा आपको इसमें। कलिंग विजय के पहले आप अशोक के बारे में जान लें। अशोक हिंदी इतिहास में एक महान शासक के रूप में जाना और पहचाना जाता है। इतिहास में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिसे महान कहा गया और उनमें अशोक शामिल है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और माता का नाम जनपद कल्याणी था। अशोक बचपन से ही बड़ा मेधावी और पराक्रमी था। अशोक देखने में अत्यंत कुरूप था और उसका जो स्वरूप था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। कद भी उसका बहुत बढ़िया, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड साइज नहीं था। अशोक मंझले कद का परंतु बलिष्ठ और शस्त्र विद्या में विशेष पारंगत व्यक्ति था। इसके 100 भाई थे। बिंदुसार ने इतनी शादियां की थी, उनसे 100 भाई इसके थे। बिंदुसार की माँ का देहांत हो चुका था अशोक की माँ का देहांत हो चुका था और बिंदुसार इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि अशोक बहुत महत्वाकांक्षी था। सारे भाई अपने पिता बिंदुसार के पक्ष में थे। अशोक को साम्राज्य छोड़ना पड़ा और छोड़ करके वो कहीं चला गया। अशोक ने बाहर रह करके अपनी शस्त्र विद्या को बहुत बहुत ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं कि पूर्ण किया। और पूर्ण करने के बाद उसने कोई ऐसा शस्त्र विद्या नहीं थी जो ना सीखी हो। और उसके बाद कुछ समय के बाद वह अपने पिता के पास आया। जब वो ताकतवर हो गया तो अपने अगल बगल के छोटे छोटे राज्यों को उसने जीत लिया और जीत करके एक छोटी सी सेना तैयार की। उस सेना को तैयार करने के बाद वो अपने पिता के पास आया और बोला कि ये गद्दी मुझे दे दो, या तुम गद्दी मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें गद्दी से नीचे उतार दूंगा। मौर्य साम्राज्य में ये काम होता था। परंतु जब बिंदुसार ने उसे मना किया और उसके भाइयों ने मिल करके इसका विरोध किया तो अशोक ने उन सभी भाइयों को एक किले में बंद करके आग लगा दी और सभी भाइयों को, अपने 100 भाइयों को जलाकर भस्म कर दिया। तब से अशोक को चंड अशोक कहा जाने लगा। अशोक ने ऐसे शासन किया कि वो सम्राट कहलाने लगा, चक्रवर्ती सम्राट, जो उस समय की सबसे बड़ी बात हुआ करती थी। दूर दूर तक उसका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इधर आपका पूरा भारत, श्रीलंका, सब तरफ उसका ही साम्राज्य था। कलिंग, अब यहाँ पर कलिंग विजय के बारे में कहा जा रहा है। कलिंग विजय अशोक की 261 ईसा पूर्व में की जाने वाली सबसे बड़ी विजय थी। कलिंग एक ऐसा साम्राज्य था जिसे सम्राट बनने के बाद भी किसी ने नहीं जीता था। कलिंग आज की डेट में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। जो आपका राज उड़ीसा है, वही राज उस समय कलिंग के नाम से जाना जाता था। अशोक ने ये महसूस किया कि यदि उसने कलिंग की विजय नहीं की तो फिर वह सम्राट कैसे कहला सकता है। अतः उसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की जो किलेबंदी थी बहुत ज़बरदस्त थी, उसे हरा पाना असंभव था। अशोक वहाँ पर लगभग 4.5 वर्षों तक घेरा डाले रहा और 4.5 वर्षों में उसने पूरे कलिंग को जीत लिया। जब कलिंग के राजा, सिपह सलार, सैनिक सब मारे जा चुके, तब कलिंग की राजकुमारी पद्मा, जिसका नाम था, वो आती है और वो अशोक से कहती है कि अब हम बचे हैं और हमसे तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अशोक ने कहा कि मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता। शास्त्रों में लिखा है स्त्रियों पर हाथ उठाना वर्जित है, यानी मना है। तो पद्मा ने उससे बोला, अगर ये सब मना था तो क्या ये नरसंहार शास्त्रों में मना नहीं किया गया है? कल अशोक ने कहा, ये हमारा धर्म है और विजय करना, सम्राट बनना, चक्रवर्ती बनना, ये हमारा काम है। अंत में
पद्मा के ने ऐसे बातें कही जिससे अशोक को ये आभास हुआ कि आज तक उसने केवल भूमि जीती है, यानी पृथ्वी को जीता है। लोगों के दिलों को उसने कभी नहीं जीता। लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं, उससे डरते हैं। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से डरता है वो व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करता। जैसे ही वो सामने, जब तक आप वो व्यक्ति सामने रहेगा उसकी वो प्रशंसा करता रहेगा, और जैसे ही पीठ पीछे हो जाएगा वो उसकी बुराई करने लगता है। अशोक को इस बात का आभास हुआ और उसने उस दिन अपनी तलवार रख दी। उसने बोला आज के बाद अशोक किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं करेगा, और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। और वहीं से उसके जीवन का स्वरूप बदल जाता है। अशोक ने तलवार रखने के बाद भी 40 वर्षों तक निर्बाध रूप से भारत पर शासन किया। भारत को मौर्य साम्राज्य का अमर शासक रहा। 40 वर्षों तक पड़ोसी राज्यों ने, बॉर्डर के देशों ने, सीमाओं के देशों ने अंतर विरोध कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ। उसकी तलवार और उसकी बातों में इतनी ताकत थी कि उसने कभी किसी को आवाज़ उठाने नहीं दिया। एक बार उसके शिलालेखों में मिलता है कि एक बार कहीं पर कुछ विद्रोह हुआ तो अशोक ने वहाँ पर संदेश भिजवाया कि मैंने तलवार रखी है, मैंने तलवार चलाना छोड़ा नहीं है, मैं तलवार चलाना भूला नहीं हूँ, मैंने केवल तलवार रखी है। ये मैसेज था कि अगर आप उस तरह का व्यवहार करते हैं युद्ध का, तो मैं युद्ध करने से पीछे नहीं हटूँगा। इसके बाद फिर कभी जीवन में उसके कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। उसने अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। फिर उसने बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया कि पूरे विश्व में, चीन, जापान, जहाँ पर भी बौद्ध धर्म है वो सभी अशोक की देन है। सम्राट अशोक इस तरह से इतिहास में अपनी विजय के कारण जितना जाना जाता है, उससे कहीं अधिक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले राजा और धर्म समाज इत्यादि को ऊंचा उठाने वाले सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। तो कलिंग विजय एक उसके जीवन का और पूरे इतिहास का एक ऐसा हिस्सा था जो बहुत प्रचलित है। कलिंग की विजय साधारण विजय नहीं थी, परंतु अशोक ने उसे बहुत ही हिम्मत और धैर्य से प्राप्त किया। 4.5 वर्षों तक वो कलिंग का घेरा डाले रहा, और अंत में जब उसे पता चला कि अब काम नहीं बनेगा से मेरे सिपाहों से, तो उसने खुद तलवार उठाई और बोला आज युद्ध का अंत होगा। जैसे ही उसने ये बोला कलिंग के किले के द्वार पर पहुंचा, उसी समय कलिंग का गेट खुलता है और खुलने के बाद पद्मा बाहर आती है। उसके बाद वहीं से जीवन अशोक का बदलता है। तो चलिए अब हम लोग पाठ में क्या क्या दिया गया है इसको देखते हैं। यह एक छोटा सा राज्य था जो गोदावरी और महानदियों के बीच में बंगाल की खाड़ी के निकट था। मैंने आपको बताया है कि कलिंग जो है आजकल का उड़ीसा राज्य जो है वही कलिंग कहलाता था। महानदी और गोदावरी नदी के बीच में उड़ीसा बसा हुआ है और बंगाल की खाड़ी के निकट भी है। महानदी उड़ीसा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। लेखक परिचय दे रहे हैं कि जो कलिंग था उसकी वस्तु स्थिति यानी भौगोलिक स्थिति क्या थी। फिर इस राज्य के तीन ओर मौर्य साम्राज्य की सीमाएं थीं और चौथी ओर सागर ठाठे मार रहा था। लेखक कह रहे हैं कि कलिंग साम्राज्य के 3 तरफ मौर्य साम्राज्य था और चौथी तरफ समुद्र, सागर यानी समुद्र लहरें मार रहा था। ठाठे मार रहा था मतलब लहरें थीं। यहाँ के लोग बड़े वीर और सच बोलने वाले थे। लेखक बता रहे हैं कि यहाँ जो लोग थे यानी कलिंग के रहने वाले जो लोग थे वो अत्यंत वीर थे, बहुत वीर और हमेशा सच बोलने वाले लोग थे। यह भूमि बड़ी उपजाऊ थी।
कलिंग की भूमि आज भी बड़ी उपजाऊ है, कहीं बड़ी उपजाऊ थी। यहाँ का व्यापार बड़ी दूर तक फैला हुआ था। कहीं भूमि उपजाऊ थी, पर पहले पुराने समय में भूमि का उपजाऊ होना ही किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति का घोतक हुआ करता था। करें ठीक उसी प्रकार यहाँ की जो भूमि थी उपजाऊ थी, जिससे कह सकते हैं कि यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। यहाँ का व्यापार बड़ी दूर तक फैला हुआ था। आर्थिक स्थिति अच्छी होने की वजह से विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग होता था, करें जिससे व्यापार दूर दूर तक फैले हुए थे। यहाँ का कपड़ा बहुत बढ़िया होता था। यहाँ जो वस्त्र बनाए जाते थे वो बड़े ही क्वालिटी युक्त थे, यानी बहुत अच्छे हुआ करते थे। बारीक से बारीक कपड़ा जैसे ढाके का मलमल यहाँ का प्रसिद्ध वस्त्र था। करें कि हल्का से हल्का कपड़ा, यानी ऐसे वस्त्र जो देखने में और पहनने में दोनों में ही बड़े हल्के और उत्तम क्वालिटी के हुआ करते थे, यहाँ प्राप्त होते थे और बनाए जाते थे। बारीक मतलब पतला बनाए जाते थे। करें ढाके का मलमल, ढाका एक प्रजाति थी और उस जगह पर इसी प्रकार का मलमल एक वस्त्र हुआ करता था, जो उस समय सबसे बड़ा कीमती वस्त्र माना जाता था। यहाँ का प्रसिद्ध वस्त्र था, उड़ीसा की पहचान थी ये। यहाँ के भूरे रंग के हाथी भी बहुत प्रसिद्ध थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे दुनिया में भूरे हाथी सिर्फ हमारे देश उड़ीसा में पाए जाते हैं। करें इन हाथियों की वजह से भी इस राज्य का बहुत महत्व था। चंद्रगुप्त मौर्य से पूर्व यह राज्य नंद वंश के अधीन था। करें चंद्रगुप्त मौर्य से पूर्व यह राज्य यानी जो राज्य था वो नंद वंश के, महापद्म नंद उसका नाम था, उसके अधीन था। अधीन था होना मतलब अंडर में होना। नंद वंश की जड़ें उखाड़ कर ही चंद्रगुप्त राजा बना था। महापद्म नंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया चाणक्य की मदद से, और उसके बाद चंद्रगुप्त वहाँ का राजा बना और चंद्रगुप्त ने ही मौर्य वंश की स्थापना की। उसी समय में कलिंग स्वतंत्र हो गया। कहें जिस समय नंद वंश महापद्म नंद को चंद्रगुप्त ने हराया, उसी समय अवसर पाकर के कलिंग साम्राज्य स्वतंत्र हो गया। नहीं तो पहले वह नंद वंश के अधीन हुआ करता था। इससे थोड़े समय में ही दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति कर ली। यहाँ के लोग ईमानदार थे, परिश्रमी थे, मेहनती थे और कुशल योद्धा थे, जिसकी वजह से और भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। इस वजह से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास कलिंग का बहुत तेज़ी से हुआ। और उन लोगों ने जो पहले नंदवंश के अधीन रह करके जो सफलता प्राप्त की थी, यानी जो विकास किया था, उससे कई गुना अधिक विकास अब कर चुके थे। चंद्रगुप्त के सामने ही यह राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त राजा था, उसी समय कलिंग वंश बहुत शक्तिशाली राज्य बन चुका था, जिसे पराजित कर पाना अब संभव नहीं था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराने वाला वीर चंद्रगुप्त इस ओर आंख भर देखने का साहस नहीं कर सका। लेखक कलिंग विजय की महत्वपूर्ण स्थिति और उसकी वर्तमान समय की परिस्थितियों को बताते हुए कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जिसने सिकंदर को भी हराया था, कहा जाता है कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस, यानी सिकंदर जिसने कभी पराजय नहीं पाई थी, कभी उसने पराजय का मुख नहीं देखा था, उसी का सेनापति था सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था, परंतु कभी भी चंद्रगुप्त ने उड़ीसा को यानी कलिंग को विजय करने के बारे में सोचा भी नहीं था कि वह कभी कलिंग को भी विजय करेगा। चंद्रगुप्त की ओर आँख भर कर देखने का साहस नहीं हुआ। आँख भर कर ना देखना यानी इस ओर उसने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इस राज्य को भी विजय करना है। इसके पुत्र बिंदुसार ने इस राज्य को तीन ओर से घेर लिया था, परंतु इस पर विजय नहीं पा सका।
लेखक बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने एक बार कलिंग को जीतने का प्रयास किया, क्योंकि कलिंग एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ था और 3 तरफ मौर्य साम्राज्य से। एक बार इसे जीतने का प्रयास किया था, परंतु वह इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए बिंदुसार भी पराजित हुआ। ये मौर्य वंश के लिए, कलिंग को जीतना मौर्य वंश के लिए एक प्रतिष्ठा की बात बन गई थी और अशोक चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, इसलिए कलिंग को जीतना उसके लिए अति आवश्यक था।